नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज का दिन काफ़ी अहम है मार्केट्स के लिए, क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी का सबको इंतजार था। पॉलिसी आई, दरें बढ़ी भी और 50 बीपीएस यानी कि करीब आधे परसेंट का रेपो रेट में बढ़ोतरी की गई है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आरबीआई गवर्नर ने बताया वो ये बताया कि इसी इन्फ्लेशन के अंदर हमने $105 का क्रूड काउंट कर लिया, इसी के अंदर हमने वॉर को काउंट किया, इसी के अंदर हमने अच्छे मानसून को काउंट किया है, और इसी के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि आगे चल के जो कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, यानी कमोडिटी के प्राइस में ऊपर नीचे जो रहेगा, वॉलेटिलिटी होगी, वो भी हम काफ़ी हद तक काउंट कर रहे हैं। आज आरबीआई गवर्नर की जितनी भाषा थी या जितनी कमेंट्री आ रही थी, उससे ये तो लग रहा था कि वो देश की अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ से लेकर वो काफ़ी आश्वस्त दिखे हैं। खैर, 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार एक बार समझ लेते हैं, फिर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राहुल शर्मा, उनसे हम करेंगे बातचीत, जीएम फाइनेंशियल्स के हैं। पहली बड़ी बात आपकी स्क्रीन पे थी कि 16,000, 16,400, 600 के बीच के दायरे में हो रहा है कामकाज। 16,500 की जो पुट है उसके अंदर हो रही है बिकवाली, 16,400 500 की जो कॉल है उसके अंदर हो रही है बिकवाली। इसका मतलब ना तो तिजड़ी बहुत एग्रेसिव है, ना ही मंदड़ी बहुत एग्रेसिव है, यानी कि मंदी और तेज़ी करने वाले दोनों लोग बहुत एग्रेसिव नहीं है। फिलहाल अभी 16,400, 16,600 के दायरे में ही आज बाजार में पॉलिसी भी खत्म होती हुई दिखी है। एक जर्ग जरूर आया, 16,500 के ऊपर भी हम आए, लेकिन फिलहाल अभी 16,500 के नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। ऑल दो 55 अंकों की बढ़त अभी मार्केट्स पे आपको दिख रही होगी। तीसरी बड़ी बात आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो है सेक्टोरियल मार्केट में इस समय क्या हो रहा है। बैंक ज़्यादा मजबूत है और आज उसने 35,000 के एम सपोर्ट को भी बचा के रखा है, जो कि बैंक निफ्टी के हिसाब से हम देखते हैं, और ये एक अच्छा साइन है। आज सुबह से आप देख रहे होंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंकिंग के पास ज़्यादा अच्छी लीडरशिप है, ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा अच्छी पावर है, और बढ़ते समय भी ये ज़्यादा स्पीड से बढ़ा था। चौथी इंपॉर्टेंट बात वो है सेक्टर को लेकर। आज एफएमसीजी सेक्टर तो कमज़ोर है, लेकिन जो मजबूत है उसमें रियल एस्टेट है। एक छोटा सा इंजेक्शन एक और भी लगा है कोऑपरेटिव का। हालांकि टायर 3, टायर 4 सिटीज़ की जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनको ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होगा। बड़ी कंपनीज तो अर्बन एरियाज़ में ही हैं, वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक अब लैंड कर पाएंगे, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को भी लैंड कर पाएंगे, ये भी गवर्नर ने बोला। और पीएसयूज बैंकों में आज तेज़ी है, क्योंकि सरकारी बैंकों को लेकर अभी ये खबर भी है कि उनके जो कार्ड सिस्टम है उसको यूपीआई के साथ भी कनेक्ट करने की बात है। विक्स 3% नीचे आ गया, ये 20 के नीचे आके भी कामकाज कर रहा है। ये अच्छा साइन है बाजार के लिए कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ है इस इवेंट के बाद। बहुत बढ़त बहुत ज़्यादा तो नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल शर्मा है, काफ़ी दिनों बाद से आज मुलाकात हो रही है। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जिस दिन आपसे मुलाकात हो रही है मार्केट थोड़ा ऊपर तो है, बट सर रेंज का बाजार अभी भी है, इसमें इतना दम ही नहीं दिख रहा कि 16,400, 16,600 को भी पार कर पाए। खैर, हम डेरिवेटिव का कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा हमने निकाला, एक बार जरा मैं भी आपके सामने वो रख देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा अच्छे से एक बार गैस भी कर पाए, समझ पाएँ। एक बार निफ्टी का डाटा पहले लेके आइएगा। निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट, वीवैम्प हमने, और साथ ही इसका ट्रेंड वो आपके सामने रखेंगे। आज हल्की खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 2-2.25% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। एथिकली पॉलिसी वाले दिन जिस तरह की कवरिंग आई है ये ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाजार चल तो रहा है लेकिन पावर के साथ नहीं चल रहा। दूसरा, 16,400 हमारा रिस्क इंडिकेटर अभी बना हुआ है, ये कल भी था, ये आज भी है, अभी भी है। तो जब तक 16,400 के नीचे नहीं क्लोज करते तब तक वैसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इससे बहुत ऊपर गैप के साथ भी हम नहीं खड़े हुए हैं, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आपके पास कम से कम 200 पॉइंट का गैप होना चाहिए, तो जो अभी अवेलेबल नहीं है। आते 50 दिन की एवरेज पे 16,660 जब तक पार होगा, जब भी आप खरीदेंगे तो हमेशा डरिएगा कि मेरा बाजार कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगा, मेरा लिया हुआ सौदा कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके कन्विक्शन टेस्ट होगी। 16,600, 16,350 आज का एक दायरा है जिसके अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी भी प्ले कर देंगे, तब इस दायरे को शायद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लगती है। अब राहुल जी से जानते करना क्या है मार्केट पे। राहुल जी, मोटा मोटी जो फैक्ट्स एंड फिगर थे हमने आपके सामने रख दिए, जरा बताइए करना क्या होगा। जी देखिए, जो हिसाब से हमने जो बाई कैंडल देखी, खास करके पॉलिसी अनाउंसमेंट के बाद में निफ्टी लगातार 16,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बायस जो है आज इंट्राडे के लिए भी पॉजिटिव रहता है। पोजिशनल तो बायस पॉजिटिव ही है। आई थिंक इंट्राडे के लिए आप यहाँ पर 16,600 का एक लक्ष्य लगाकर सेकंड हाफ में हो सकता है कि हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले। देखिए, लास्ट 2 सेशन में एफआईज ने काफी एग्रेसिवली शॉर्ट किया था, उनका लॉन्ग शॉट रेशियो 30 पर पहुंच गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आज ट्रिगर हुआ है, ऐसा लग रहा है। और जो हिसाब से निफ्टी का सेटअप है, मेरे हिसाब से 16,300 के ऊपर पोजिशनल ट्रेडर्स बिल्कुल तेजी का पोजीशन बना के चल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस में 16,800 का टारगेट रहेगा। 16,800 अगर निकलता है तो 17,000 की ओर भी हम प्रस्थान करेंगे। तो पोजिशनली बायस निफ्टी के अंदर बुलिश है। आप अगर फ्यूचर्स में लेते हैं तो कंडीशनल बाय करके चल सकते हैं। अगर 16,500 स्पॉट में निकलता है तो बाय कीजिए। पॉइंट टेकन है आपका, पॉइंट टेकन है।
यस, पॉइंट टेकन है सर। 16,300 400 अहम सपोर्ट है, 16,600 तक जाएंगे। आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक बार पहले वहीं चलते, फिर मैं आपके पास वापस लौट के आता हूँ। And we are now projecting 6.7% for the full year 22-23. And within that, there are 3 or 4 points which need to be noticed. First, 75% of this increase in our inflation projection compared to what we had made in April, 75% is attributed to food inflation. This is something which I had said in my statement also. And by and large, if you look at it, accepting factors like, the tomato prices slightly going up or some domestic electricity tariff being revised by the states, primarily the food inflation spike is linked to external factors, namely the war in Europe. So that is the first point under inflation. Second is what we have given out is the baseline scenario without factoring in the steps that we have taken today. Third, we believe that our actions will have their impact in bringing down inflation and inflation expectations. We remain committed to bring down inflation and inflation expectations. Fourth, our actions are, our rate action and other actions are calibrated to evolving inflation growth dynamics. Inflation must come down. Economic recovery also must continue. So I talked about growth, then I talked about inflation. These are 2 points. The third point I would like to mention about the rate hike and the stance. Rate hike, obviously, no-brainer. It is 4%. It is 40 basis points. And, 50 basis points. And I don't know why I'm fixated on 40. We did that last time. So it is 50 basis points. Sorry about that. So now the repo rate stands at 4.9. We have said that clearly. As regards the stance, as has been, as you would have noticed, we have dropped the word, we remain accommodative. That is mainly to give greater clarity to the market. But we have said that we are now focusing on withdrawal of accommodation. Now, what does that mean? It means that we are now completely focused on withdrawal of accommodation. But still, if you look at the rates, in terms of rates, we are still below, we are still below the pre-pandemic level. In terms of liquidity, the liquidity surplus in the market, surplus liquidity is higher than the pre-pandemic level. So that is what we mean. In that sense, the the stance still remains accommodative, but we are now completely focused on withdrawal of accommodation, and I think this gives greater clarity to the market and to all the stakeholders. And to all of you who are who would be analyzing and writing about it. The fourth point is with regard to liquidity. Liquidity, I think there was a lot of speculation around CRR. We have not increased the CRR. The liquidity withdrawal going forward will be calibrated and measured. And we will ensure that adequate liquidity is available to meet the productive requirements, to meet the credit requirements of the economy, that is the bank credit requirements. And fifth and final, as I have very clearly mentioned in my statement, we are not, that is the RBI is not bound by any stereotypes and conventions. The RBI will continue to be dynamic and pragmatic in our approach. I'll stop here and we'll now take the questions. Over to you, Yogesh. Thank you, sir, for the opening remarks. Sir, I will call out the names and then we will... तो आरबीआई गवर्नर अपनी बात रखते हुए उन्होंने वही सारी चीज़ें फिर से दोहराई हैं, और जब वो बता भी रहे थे रेपो रेट के बारे में तो
बार बार उनसे 40 बीपीएस बोल रहे थे, वो ये बात को बड़े हंस के बता रहे थे और सभी पत्रकार भी वहाँ पे हंस रहे थे। खैर जैसे जैसे क्वेश्चनिंग सेशन आगे बढ़ेगा हम आपको वापस कभी लिए चलेंगे वहीं पे, लेकिन अभी तक के जितना लबोलबाब है उन्होंने सारी बातें अपनी पहले ही नोट में 10 बजे वाले में सुबह में बता दी है। आगे बढ़ते हैं, राहुल शर्मा हमारे साथ है। राहुल, हमने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर आपसे समझ ली है कि आप कह रहे हैं कि 16,600 तक जा सकते हैं। हम एक काम करते हैं, 16,300 का एक स्टॉप लॉस लगा दें निफ्टी पे और 16,600 का टारगेट रखें, और एक काम और भी कर सकते हैं कि 16,400 का भी स्टॉप लॉस दे दें। 400 का स्टॉप लॉस हम इसलिए दे रहे हैं जो इंट्राडे ट्रेडर है, और पोजिशनल ट्रेडर का 300 का स्टॉप लॉस दे दें। टारगेट रिमेन्स द सेम 16,600, ये फिक्स है। अगर यही है तो हम छाप देते हैं, सामने आ जाएगा। ओके सर, देखिए डिम्पी जी, देखिए जो इंट्राडे ट्रेडर्स है 425 के फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस के बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे में 16,600 का टारगेट रहेगा। आज अगर हम 16,500 के ऊपर बंद देते हैं तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव पोजिशनल ट्रेड रहेगा। तो पोजिशनल ट्रेडर्स को 16,300 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 16,800 का टारगेट है। डे ट्रेडर्स के लिए प्योरली 16,600 का टारगेट है और 16,425 का स्टॉप लॉस। हमने सिर्फ फिक्स कर दिया। हम दो स्टॉप लॉस दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पे लिखे हुए, एक तो 16,300 आएगा और एक 16,425 आएगा। ये दो स्टॉप लॉस आपको लगाने। 425 है इंट्राडे ट्रेडर्स वालों के लिए, 300 पोजीशन वालों के लिए, और टारगेट रिमेन्स द सेम 16,600 का। वो आपको छपा हुआ मिल जाएगा निफ्टी पे। आप अपनी स्क्रीन पे वो देख लेंगे। ये हमने चार्ज को स्टॉप लॉस का 425 और 300 करो। आप दो स्टॉप लॉस डालो, 425 और 300, ये आपके सामने आ गया, और 600 आपका टारगेट। सर बैंक निफ्टी पे कुछ बोलोगे? बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है सर। डाटा आप अपनी स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप बता दीजिए करना क्या है। जी हाँ, बैंक निफ्टी में भी बायस जो है पॉजिटिव है। देखिए 35,000 की एक लक्ष्मण रेखा थी जो बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में जरूर ब्रेक की, लेकिन ओवरऑल हम जब तक उसके ऊपर है, मेरे हिसाब से यहाँ पर 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 35,900 का, आई थिंक वहां तक अपटेंड होनी चाहिए। तो 35,900 के लक्ष्य के लिए बैंक निफ्टी में बायस पॉजिटिव रखी है। 35,000 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, और मुझे लगता है कि 35,900 36,000 तक की अटेम्प्ट आपको अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बायस पॉजिटिव है। आई थिंक बैंक निफ्टी यहाँ पर अच्छा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि एक 50 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 35,490 पर है, वो भी आई थिंक जैसे ही क्रॉस होता है तो एक मोमेंटम पकड़ता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, तो यानी कि आप बैंक निफ्टी में भी बुलिश है, निफ्टी पे भी बुलिश है। दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर छपे हुए आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं ट्रेड, यानी कि आप कुल मिला के अगर आप लॉन्ग है तो आपको ज़्यादा घबराने की इस समय बात नहीं है, कम से कम आज के दिन की बात नहीं है। सर एक बार मेरे को टारगेट बताएंगे बैंक निफ्टी का वापस से? जी बैंक निफ्टी में टारगेट 35,900 और 36,000 के दो लेवल्स है। ये दो लेवल्स तक टारगेट एक्सपेक्ट कर चल सकते हैं। तकरीबन 600 पॉइंट की अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 35,900 से 36,000, आप 35,900 लगा के चलो, इसमें है गुंजाइश अभी 600 पॉइंट की। उसके बाद तो कई बार प्रॉफिट हम 100 पॉइंट का छोड़ भी दें तब भी मैं मैटर नहीं करता। तो आपके लिए हो गया 35,900 का एक टारगेट बैंक निफ्टी पर, और आपका निफ्टी का जो टारगेट है वो 16,600 का है। ये छपा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सर सीधा सीधा शेयर्स पे शुरू करते हैं, और आज के पहले तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सर आज दो शेयर हमारे लिस्ट में जिसमें F&O के हिसाब से आज खरीदारी हो रही है। एक पहला है ओबेरॉय रियलिटी, एक रियल एस्टेट का शेयर, आज इंडेक्स भी चल रहा है और एक करीब 2.2% ऊपर है, बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है इसका। और दूसरा है सर चोला फाइनेंस, चोला इन्वेस्टमेंट। एक बार जरा ये दोनों शेयर्स देख के बताएं सर, आपका व्यू पॉइंट क्या इन दोनों पे? जी देखिए, ओबेरॉय रियलिटी का सेटअप जो है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पर जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वहां पर बुलिश डाइवर्जेंस है, और साथ ही में आज वॉल्यूम्स के साथ एक रिवर्सल का अटेम्प्ट हुआ है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से हम एक तरह से बेस शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं 746, 760, 748, और आज का जो लो है वो भी एक तरह से हायर है लास्ट 3 दिनों के लोअर लो से। मेरे हिसाब से ओबेरॉय रियलिटी में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया दिखाई देता है। 830 का पहला टारगेट रहेगा, 830 और 850, ये दो टारगेट्स लेकर आप लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हो ओबेरॉय रियलिटी में। और मेरे हिसाब से आज का जो लो है 755 का, आई थिंक उसका स्टॉप लॉस लगाइए। तो तकरीबन 30 रुपए की डाउन साइड है, ऊपर में तकरीबन 70 रुपए तक की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। दोनों स्टॉक्स के कंपैरिजन में आई थिंक ओबेरॉय रियलिटी में रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल दिखाई देता है। ठीक है सर, एक बार टारगेट तो आपने बताया 820, 830, एक बार स्टॉप लॉस वापस कंफर्म करना मेरे को। जी हाँ, देखिए 755 का स्टॉप लॉस लगाना है ओबेरॉय रियलिटी। ठीक है, 755, जैसे 55 आता है तो दिल बचपन वाला वैसे फीलिंग आने लगती है। 755 का स्टॉप लॉस और 820, 830 का टारगेट है। ओबेरॉय रियलिटी हो गया फिक्स। तो दो शेयर हमारी लिस्ट में थे और उसमें से आपने चुना ओबेरॉय रियलिटी। ठीक है सर, फिर चोला को छोड़ देना, इसमें कोई ट्रेड ना लेना। वैसे ठीक है, स्ट्रेंथ आ रही है अलग बात है, हम ट्रेड तो नहीं लेना इसमें।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज हमारा जो हाई कन्विक्शन आइडिया है वो इसी स्पेस से है, तो आई थिंक 2 सेगमेंट जब आएगा तब आपको मैं इससे बेहतर सेटअप दिखाऊंगा, जहां पर हमें रिस्क रिवॉर्ड और एक तरह से मोमेंटम दोनों में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। अरे वाह, बहुत शानदार, बेहतरीन। खैर, शॉर्ट कवरिंग वाले 2 शेयर मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ सर। आज एक आरईसी के अंदर अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो रही है और दूसरा पीएफसी। हमने पीएफसी को जानबूझ के नहीं चुना क्योंकि आरईसी पीएफसी दोनों एक जैसे ही हैं, तो हमने आरईसी को चुन लिया अपनी लिस्ट में। 2.2% ऊपर है, शॉर्ट्स कवर हुए हैं। और दूसरा है गेल, एनर्जी वाला इंडेक्स चल रहा है, उसमें गेल धीरे धीरे चलता है बट चल ये भी रहा है। 3 दिन हो गए बैक टू बैक इसको भी चलते हुए। शॉर्ट कवरिंग आज भी है सर, एक बार जरा चेक करेंगे इन दोनों को। जी हाँ, देखिए, गेल मेरे हिसाब से यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ओवरऑल ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और मेरे हिसाब से गेल के अंदर आज 50 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ है, तो शॉर्ट्स डेफिनेटली यहाँ पर प्रेशर फील करेंगे। देखिए, ये ज्यादा चलता नहीं है लेकिन जनरली इसमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन बढ़िया रहती है। आप एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, इसमें 149 हाफ का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि ऊपर में आपको 160 तक के लेवल्स अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट में गेल का आई थिंक सेटअप ज्यादा प्रॉमिसिंग है। 50 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके पूरे लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में सस्टेन कर रहा है। क्लियरली शॉर्ट्स के ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 160 का आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या है सर इसका गेल का? 149 हाफ का। 149 हाफ का, ठीक है। आप लगा ही लीजिए हाफ, क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट जब देख रहे हैं तो 50 पैसे की अपनी कीमत होती है ना। 150 रखिए ना 149 रखिए। 149.550 आप इसका एक स्टॉप लॉस लगाइए और 160 रुपये का आपका टारगेट है गेल पे। और वैसे 2 दिन से शेयर चल रहा है, जिनके पास पहले से पड़ा उनके लिए भी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। 149.5 भी लगा दीजिए ताकि आप क्लियर हो पाए यहाँ पे। और 160 रुपये का आपका टारगेट है और आपने इससे पहले चुना था इसके अंदर पोजीशन आप जिसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सिलेक्टिव शेयर्स आपके सामने लेके आ रहे हैं, जैसे ओबरॉय हो गया, गेल हो गया, ये कुछ एक शेयर थे। अब आते हैं सर सीधा सीधा मंदी वाले शेयर्स की कैटेगरी में। तो एक बार मंदी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ मैं। मंदी वाले 2 शेयर है सर, एक तो पॉलीकैब है, दूसरा आईसीआईसीआई का एक लोम्बार्ड शेयर है, आईसीआईसीआई जीआई के नाम से आपको मिलेगा ये। तो सर इन दोनों शेयर्स को जरा चेक करना। पॉलीकैब पिछले 2-3 दिन से ना थोड़ा सिग्नल भी दे रहा था टूटेगा। कल भी हमने शायद इसको नोटिस करवाया था पॉलीकैब को, और आज ये 5% नीचे है। और ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी सर। जी हाँ डिम्पी जी, देखिए दोनों के जो सेटअप्स है वो बेरिश है। दोनों स्टॉक्स ने ब्रेकडाउन दिए हैं। इंडिविजुअली अगर हम दोनों को देखें तो देखिए पॉलीकैब को हम देखें तो आज इसने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। देखिए 5% नीचे है तो यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेड नहीं निकलेगा। इंट्राडे में बाउंस मिले आपको 2350 के आसपास मिले तो शॉर्ट कीजिए। यहाँ पर छोटा शॉर्ट लॉस लगाइए 2390 का। और मुझे लगता है कि अगर इसके 2290 जो कि इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन होता है तो आई थिंक आपको इसमें अगला बेस जो कि 2200 के आसपास है वहां पर जाता हुआ दिखेगा। तो तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की डाउनसाइड आपको पॉलीकैब में देखने को मिल सकती है। स्टॉक 5% डाउन है, इसलिए मे भी अभी ना करे। अगर इंटरडे में कोई बाउंस आता है तो वहां पर शॉर्ट करने की चेष्टा करे। और जहां तक आईसीआईसीआई जीआई का सवाल है, आईसीआईसीआई जीआई ने भी एक ब्रेकडाउन दिया है। राइजिंग वॉल्यूम्स पर यह ब्रेकडाउन देखने को मिला है तो क्लियरली बेयर्स का पलड़ा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से भारी दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ये स्लाइड जो है और इंटेंसिफाई होता हुआ दिखेगा। अगर मैं सपोर्ट्स की बात करूं तो देखिए प्रीवियस टाइम जब इसमें करेक्शन आया था ऐसा तो स्टॉक ने काफी वोलेटाइल पीरियड में तकरीबन 850 के आसपास सपोर्ट लिया था। तो इस स्टॉक का जनरली हिस्ट्री रहा है जब जब इस स्टॉक ने अपने जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल मूविंग एवरेजेस है जैसे 50 दिन का मूविंग एवरेज या 200 दिन का मूविंग एवरेज वो तोड़ता है तो काफी वीकनेस स्टॉक में देखने को मिली है। तो देखिए नीचे में टारगेट में इसमें लगाऊंगा 1050 का इमीडिएट बेसिस पर। 1050 के टारगेट के लिए शॉर्ट बायस रखे। मेरे हिसाब से यहाँ पर 1150 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा। तो तकरीबन 40 रुपए की डाउन साइड है, 60 से 70 रुपए आपको नीचे में इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक्स में बायस बेरिश है। आई थिंक आईसीआईसीआई जीआई को ट्रेड इस लेवल्स पर लिया जा सकता है। पॉलीकैब में आप सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं। ठीक है, पॉलीकैब का एक बार स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आएगा और साथ ही साथ आप ट्रेड देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 2390 का जो स्टॉप लॉस। और आपको लगेगा कि स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा है, एक्चुअली इसके ऊपर ये है कि आपको थोड़ा और ऊपर मिले ना तब आप इसको शॉर्ट कीजिएगा, तब आपका रिस्क और ठीक मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए 2390 का आपका स्टॉप लॉस है, आप कोशिश कीजिए 2350 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 2340 2335 तक भी शॉर्ट करेंगे तब आपका रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इसलिए राहुल जी ने बात क्लियर कर दी है कि आपको ये सेल ऑन राइज करना है, यानी कि जब ऊपर जाएगा फिर इसको बेचना है।
जो दूसरा शेयर इस कैटेगरी के अंदर था वो था ICICI, जिसको ICICI लोम्बार्ड कहते हैं, उसको बेचा जा सकता है। उसकी भी प्लेट एक बार आपको टारगेट स्टॉप लॉस के तौर पर मिल जाएगी। आप इसमें भी ध्यान रखिएगा, 12% का ओपन इंटरेस्ट कम नहीं होता और कोई शेयर अगर टूट रहा, और वैसे भी ये ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू आप एक बार भूल भी जाएं तब भी आप देखिए बियर नोट के अंदर ही है, ICICI लोम्बार्ड के अंदर ही। तो आप यहाँ पे दोनों शेयर के अंदर नुकसान आपको देखने को मिल सकता है आगे चल के। अगर ट्रेड करना चाहे तो आपकी मर्जी है इसके अंदर। सर मैं अनवाइंडिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूँ, बलरामपुर चीनी और HEL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स। एक्चुअली क्या, मैं दोनों शेयर्स को लेके तो आ रहा हूँ, लेकिन इन दोनों का वैसे आप स्ट्रक्चर देखें तो सुपर बुलिश है, क्योंकि डाटा के अनुसार आज ये इनका प्राइस भी रोड हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी घटा है, तो इसलिए मेरे को इसको अनवाइंडिंग की कैटेगरी में डालना पड़ा। मेरा इतना भी कन्विक्शन नहीं है कि मैं इनको अनवाइंडिंग के शेयर अभी बोलने लगूं, बट फिर भी क्योंकि डाटा दिख रहा है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, दोनों इन शेयर में कहीं कोई क्रैक तो आपको दिख नहीं रहा ना, कहीं कोई ऐसा लग रहा हो कि अब ये बस बहुत हो गया, अब ये टूटेंगे? देखिए, जहां तक बलरामपुर चीनी का सवाल है, स्टॉक ने कोई खास बड़ी चाल नहीं दिखाई अगर ओवरऑल मार्केट का हम मूवमेंट देखें। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ये स्टॉक ने लास्ट लेग में हमें मूव दिया था 1700 रुपए से लेकर तकरीबन 1935 तक के लेवल से इसने लगाए थे। तो ये जो पूरा मूव था, इसका एक कूलिंग ऑफ या कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। और देखिए, लास्ट 4-5 सेशन से ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है टेक्निकली, और मुझे लगता है कि क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आती हुई, आई थिंक जो लॉन्ग अनवाइंडिंग का डेटा यहाँ पर जनरेट हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है। मेरे हिसाब से जैसे ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है या फिर इसके जो रिट्रेसमेंट्स है वो पूरे होते हैं 1800 के आसपास, तो एक वापस ये बाय ऑन डिप वाला कैंडिडेट बन जाएगा। तो फिलहाल 1800 के लिए बायस पॉजिटिव है, कोई शॉर्ट रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर 1800 के आसपास आपको मिले, जो कि 55 रुपए नीचे है करंट प्राइस से, तो वापस बाइंग के संकेत बनेंगे, जहां पर आप छोटा 1780 का स्टॉप लॉस लगाकर एक बाउंस बैक करने की, और इनफैक्ट जो इसकी जो बड़ी ट्रेंड है वो काफी मजबूत है, और एक तरह से री एंट्री के मौके नए ट्रेडर्स को मिल सकते हैं इस काउंटर के अंदर। तो व्यू है बेसिकली बाय ऑन डिप का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। और जहां तक बलरामपुर चीनी का सवाल है, आई थिंक इस स्टॉक को फिलहाल अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है सर, हम तो दोनों ही कर देते हैं, हम तो HCL भी नहीं लेते, जहाँ पे ज़्यादा कन्विक्शन है वही सौदे लेंगे, क्योंकि हमारा तो सिंपल से एक फिलॉसफी है कि जो ट्रेड लो पक्के वाला लो, कोशिश करो थोड़ा कम लो। तो बलरामपुर चीनी को छोड़ देते हैं। HCL के अंदर आप जो लेवल बता रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप्स का है, ये हमने जानबूझ के आज अनवाइंडिंग के शेयर वैसे में लेता नहीं सर, क्योंकि इनका परसेंटेज इतना टूटा हुआ नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के इसलिए लिया क्योंकि मेरे को पता है सुपर स्ट्रक्चर है, अगर नीचे आ रहे हैं तो आप कम से कम ये राय भी दे सकते हैं कि बाइंग ऑन डिप्स हो सकता है। और ठीक आपने वही राय दी कि बाइंग ऑन डिप्स आप हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के अंदर आप कर सकते हैं। सर मैं आपसे कुछ और शेयर पता करूं, इस बीच आपके ट्रेडिंग कॉल्स हैं, जरा आप पहले वो जरा मेरे को क्लियर कर दीजिए, वो मेरे से अब रुका नहीं जा रहा, आपसे ट्रेडिंग कॉल पूछ के रहूँगा पहले। जी डिम्पी जी, बिल्कुल। देखिए, शो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि NBFC पैक में हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड्स काफी बेहतरीन हो गए, करेक्शंस काफी डीप थे। तो उनमें से जो हैवी वेट है बजाज फिनसर्व, जो 12,500 पर ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करके चलिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा आपको पुल बैक ट्रेड देखने को मिल सकता है। कारण 2-3 है। पहला कारण ये है कि इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है, जैसे RSI, MACD या फिर मनी फ्लो इंडेक्स, सभी पर एक बुलिश रिवर्सल है, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस है। और साथ ही में ओपन इंटरेस्ट जो है बजाज फिनसर्व का, पिछले 4 हफ्तों में तकरीबन 50% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो देखिए, करेक्शन आने के बाद ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है स्टॉक के अंदर, तो क्लियरली नीचे के लेवल्स पर, यानी कि 12,000 से लेके 12,000 13,000 की रेंज में बहुत ही बड़े एक्यूमुलेशन हुआ है। और मुझे लगता है कि पोजिशनली भी आप अगर डिलीवरी में भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड 12,500 पर बहुत फेवरेबल है। तो ट्रेडर्स के लिए 13,000 का टारगेट रहेगा, 13,000 के 13,500 के टारगेट्स के लिए आप बजाज फिनसर्व बाय करें। और मुझे लगता है डिलीवरी में भी अगर आप इसे रखें तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको 15,000 तक के लेवल बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 12,000 का, और इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। ओके ठीक है राहुल जी, एक ही शेयर है क्या बजाज फिनसर्व? हाँ, 2 शेयर है। दूसरा जो आइडिया है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी मजबूत है स्टॉक के अंदर। मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक ने हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हुआ है। मेरे हिसाब से 235 के स्टॉप लॉस लगाकर इसे लॉन्ग कीजिए, 270 का टारगेट रहेगा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि डिफेंस PSUs में एक तरह से मार्केट का इंटरेस्ट यहाँ पर बना रहेगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक प्राइम कंटेंडर है, आई थिंक यहाँ पर एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड है, 270 के टारगेट के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 235 का। ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग ये शेयर, पिछले 2-3 दिन से हम भी इसको नोटिस कर रहे हैं। और 76,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर भी सरकार बांट रही है, आपको पता है डिफेंस में उसमें BL एक बड़ा कंटेंडर है। 270 रुपये का आपका टारगेट,
235 का आपका स्टॉप लॉस है। बजाज फिनसर्व आपने अच्छा नोटिस करवाया, इसके अंदर अच्छी खासी अब कवरिंग हमको वापस से देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए दोनों शेयर बजाज फिनसर्व और साथ ही BEL। इसके अलावा जो शेयर्स पे आपने रिकमेंडेशन दी हमने टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, वो दर्शकों के सामने रख दी है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन चलते चलते हम एक बार रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाएंगे, यानी कि कल के जो मेहमान थे हमारे साथ प्रशांत सावंत, उन्होंने कुछ बेहतरीन ट्रेड आपको दिए थे, एक बार जरा वो भी नोटिस कर लीजिए। ये कल का रिपोर्ट कार्ड आपके स्क्रीन पर, जिसमें ONGC उन्होंने बताया था 4% ऊपर, LIC उन्होंने कहा था बेच दें, आप देखें 2% नीचे आया, कल भी इनफैक्ट जाते जाते कमज़ोर हो गया था, और गेल की रिकमेंडेशन उनकी थी जो कि 1.5% के गेन में आपके पास आई होगी। तो ये रिपोर्ट कार्ड हम कोशिश करते हैं हर रोज़ आपके सामने लेके आए। आज जो राहुल जी ने ट्रेड दिए हैं, उम्मीद करते हैं कल तक वो आपको अच्छा रिटर्न दे ही देंगे। ये हमारा कोशिश भी होती है और हमारी ये लगातार प्रयास भी है कि बेहतर शेयर आपके सामने लेके आए इसी कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।